हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल चुका होगा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पार्ट 1 का रिकैप ले लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा, आप जानते हैं कि हमने रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट किया था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड तक गए थे। मतलब कि हमने कुछ लॉ पढ़े थे उस टाइम के जब कंपनी रूल था, और कुछ लॉ पढ़ा हमने उस टाइम के जब क्राउन रूल था। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ जिसका नाम है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1935। इस एक्ट को भारतीय संविधान के सोर्सेस की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो मैंने इसके पहले आपको बताया था कि ये क्रिटिसिज्म है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉपीड है, बहुत सारे जहाँ से लिया गया है। तो उसी श्रेणी में इंडिया जो इंस्पायर है, इंडिया हमने अमेरिका से, ब्रिटिश से, हर जगह से कुछ ना कुछ लिया है। तो हमने जो सबसे ज़्यादा जो हमारा संविधान का जो स्ट्रक्चर बिल्कुल हूबहू दिखता है, वो बिल्कुल इसी तरीके से दिखता है। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पर बात करते हैं कि इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। कैसे ये एक्ट बना। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। तो तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने इसके पहले पढ़ा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919। तो उस एक्ट के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम कुछ साल बाद इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के करने के लिए, संवैधानिक विकास करने के लिए, संवैधानिक नया परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था साइमन कमीशन। बट इस साइमन कमीशन में क्या होता है, देयर इज़ नो स्पेस फॉर इंडियन, कोई भी इंडियन को इसमें जगह नहीं मिलती है। इसमें सारे के सारे 7 मेंबर जो रहते हैं, वो सारे के सारे क्या रहते हैं, ब्रिटिशर्स रहते हैं। तो सारे मेंबर ब्रिटिशर्स रहते हैं। तो होता क्या है, इन 1927 में इसका क्या होता है, इंडिया में पुरजोर विरोध होता है। और आप लोग शायद ये आपने नारा सुना होगा ना, साइमन गो बैक। तो ये नारा इन्हीं के लिए दिया गया था कि साइमन जाइए, आप हमारे देश के लिए कानून बना रहे हो और हमारे देश के किसी एक मेंबर को जगह नहीं दे रहे हो, ये है आपकी इक्वलिटी। तो इस पर बात हुई और हुआ क्या कि उसी टाइम पर इंडियन को चैलेंज दिया गया। लॉर्ड बेंकनहेड ने इंडियन को चैलेंज दिया, लॉर्ड बेंकनहेड ने चैलेंज दिया इंडियन को हाउस ऑफ लॉर्ड में कि आपके अगर हिम्मत है, आपके अगर दम है, तो आप इंडिया के लिए एक अच्छा कानून बनाकर दिखाइए। और इंडिया के लिए कानून बनाना आसान नहीं है, बिकॉज आप जानते हैं कि इंडिया क्या है, एक डाइवर्सिफाइड देश है। तरह तरह के कल्चर, तरह तरह के रिलीजन, तो सबसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना। इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बनाना आसान काम नहीं है। मैं कहा था ना कल कि इंडियन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत अंग्रेज़ों ने तो जब छोड़ के जा रहे थे तो कह रहे थे कि ये देश टिक नहीं पाएगा, जैसे यूरोप बढ़ गया है वैसे ये देश बढ़ जाएगा। और इसकी तो वो लोग न्यू रख कर चले ही गए थे। चलो इसके बारे में कभी बात करेंगे। लेट्स ऑन टॉपिक पर रहते हैं। तो बात हम करते हैं इसकी पृष्ठभूमि पर। जैसे साइमन कमीशन के 7 मेंबर थे जिसका विरोध हुआ, उसको तो चैलेंज दिया। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किसने किया, तो चैलेंज एक्सपेक्टेड बाय मोतीलाल नेहरू जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और इन्होंने क्या दी, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी। नेहरू रिपोर्ट दी।
इन नेहरू रिपोर्ट देने के अलावा आप जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को? आप सब लोग नहीं जानते ना। अब आप सबको पता है कि पाकिस्तान की न्यू क्या है। मोहम्मद अली जिन्ना क्यों फेमस हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया 14 पॉइंट। तो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट दिया और मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया 14 पॉइंट। तो इन दोनों के आधार पर होता क्या है कि जो साइमन कमीशन रिपोर्ट रहती है, इससे ना यहाँ के नागरिक क्या रहते हैं, बहुत ही असंतुष्ट हो जाते हैं। तो यही मेरा जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि व्हेन द साइमन कमीशन रिपोर्ट केम आउट इट वाज सीन दैट द रिपोर्ट वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री विच विड लेट द कंसुलेशन विद देम इंडियन कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। तो 1932 नवंबर में क्या होती है, गोलमेज सम्मेलन होता है। तो इस गोलमेज सम्मेलन में इंडियन को न्योता दिया जाता है कि आप आइए, क्योंकि अगर आप साइमन कमीशन से असंतुष्ट हैं तो आप आइए यहाँ पर चर्चा कीजिए कि आपको कैसा कानून चाहिए। तो इस कानून के बनने के चक्कर में गांधी जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो नहीं जाते हैं, बट कांग्रेस से एक बार जाते हैं, सेकंड वाले में जाते हैं और थर्ड वाले में नहीं जाते हैं। और थर्ड तो इस तरह की 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या निकलता है, ये एक्ट। तो जो ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। तो अब तक हमने समझा कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, साइमन कमीशन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इन दोनों कड़ी को जोड़कर क्या हमारा बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब हम समझते हैं कि इसके बाद हम पढ़ना चलते हैं इसके फीचर्स को, कि हमारे इसके फीचर्स क्या हैं, इसके क्या क्वालिटीज़ है, वो हमें पढ़ना है। और जो ये एक्ट है ये एक्ट हमारा जैसा नाम है कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935, जैसा इसका नाम है भारतीय विधि अधिनियम 1935। ये 1935 में एक्ट में आया, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया, 1937 में। और इसको बनाया था किसने, लॉर्ड लिंथिगो की टीम की कमेटी ने, जिसको हेड कर रहे थे। अब हम आगे चलते हैं, इसके फीचर्स को पढ़ते हैं, अच्छे समझते हैं कि मैंने कुछ सारे फीचर्स तो नहीं लिए हैं, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है उनको मैंने चुना है। तो सबसे पहला हमारा फीचर्स है ऑल इंडिया फेडरेशन। पहले आपको समझना होगा कि फेडरल वर्ड का मतलब क्या होता है। पहले हमें समझना होगा कि फेडरल वर्ड का मतलब क्या होता है। तो फेडरल वर्ड कोई नया वर्ड नहीं। अभी भी अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना खोलेंगे तो उसमें आप फेडरल वर्ड सुनेंगे। तो फेडरल वर्ड का मतलब है कि यहाँ पर केंद्र को ज़्यादा पावर दी गई है। फेडरल ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर केंद्र को ज़्यादा पावर रहती है, सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर रहती है और स्टेट के पास पावर कम रहती है। और सबको पूरे के पूरे नेशन का जो सेंटर रहता है वो क्या रहता है, सेंटर रहता है, सारी पावर केंद्र की रहती है। तो होता क्या है कि ये सभी इंडियन स्टेट को, सभी ब्रिटिश प्रोविंसेस को ये बुलाते हैं कि हमारे पास आइए, हम एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। लेकिन होता क्या है, इस जो लॉ में लिखा रहता है कि इसमें प्रिंसली स्टेट के लिए क्या था, चुनाव था, उनकी अपनी मर्जी से आ सकते हैं। और ये था कि इसमें प्रिंसली स्टेट 50% होने चाहिए, इसको साइन करने चाहिए। बट होता क्या है कि कोई भी प्रिंसली स्टेट नहीं आता है और ये फेडरेशन बनता ही नहीं है। तो ये सिर्फ लॉ में लिखा रहा, असल ज़िंदगी में कभी अस्तित्व में नहीं आया। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो पावर होती है, द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। जैसा आप लोग पढ़ते हैं आजकल, जानते हैं ना, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, यही है। तो आप देख रहे हैं कि 1935 में हमें आज के संविधान के फीचर्स दिख रहे हैं ना। जो फेडरल लिस्ट है
वो आजकल का क्या है, हमारा आजकल का यूनियन लिस्ट। जो आज उस समय का प्रोविंशियल लिस्ट है वो उस समय आज का क्या है, स्टेट लिस्ट। और ये हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो हमारा फेडरल लिस्ट था उस पर सेंटर विषय बनाए, सेंटर काम करेगी, सेंटर के हाथ में रहेंगे। जो प्रोविंशियल लिस्ट है वो प्रोविंसेस के पास रहेगी, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो दोनों के पास रहेगी। और रेसिड्यूरी मतलब होता है बेटा अवशिष्ट, मतलब कि ऐसे विषय जो बच जाएं, ऐसे विषय जो बच जाएं। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि सपोज करिए कि इंटरनेट तो भारत की आज़ादी के समय तो था नहीं, इंटरनेट तो भारत की आज़ादी के समय था नहीं, लेकिन उस टाइम पर तो ये किसी विषय में, ये जो इस विषय पर कानून कौन बनाए, इंटरनेट पर कौन कानून बनाए, साइबर क्राइम पर कौन कानून बनाए, ये तो विषय था नहीं। तो सारा विषय किस में आ गया, अवशिष्ट में आ गया। जैसे अब अगर हम बात करें मॉडर्न टाइम की, तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर इस पर कानून बनाना हो तो कौन बनाएगा। तो ये हमारे जो नए नए विषय आएंगे वो कहाँ आ जाएंगे, अवशिष्ट लिस्ट में आ जाएंगे, रेसिड्यूरी में आ जाएंगे। ये हमारी रेसिड्यूरी पावर है, अवशिष्ट पावर है जो बच जाता है। और ये किसके पास रहती है, वायसराय के पास रहती है। तो आई होप ये आपको मैंने आज के परिवेश से मिलाकर समझा दिया कि जो ये आप देख रहे हैं ना, इसमें झलकियाँ मिल रही हैं आज के संविधान की। अब हम और अगले फीचर पर आते हैं। सेंट्रल ने अडॉप्ट कर लेती है डायरेक्टली। तो इसके पहले हमने पढ़ा था क्या, इसके पहले हमने पढ़ा था, आपको याद होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में पढ़ा था ड्यूअल गवर्नमेंट, दोहरा शासन। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रोविंसेस में दोहरा शासन होता है। तो क्या करती है इस नियम में, प्रोविंसेस में दोहरा शासन को ख़त्म कर दिया जाता है। प्रोविंसेस में दोहरा शासन को, द्वैध शासन को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाता है और सेंट्रल में डायरेक्टली आ जाती है। और जब अगर सेंट्रल में डायरेक्टली आ गई तो सेंट्रल में सब्जेक्ट को बांट दिए जाते हैं। जो हमारे फेडरल सब्जेक्ट हैं, कुछ रिजर्व सब्जेक्ट रहेंगे, कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट रहेंगे। तो रिजर्व सब्जेक्ट जैसे बेटा हो गया हमारा क्या, सेना, आर्मी, जो मुख्य सब्जेक्ट थे रिजर्व, उसको रिजर्व में रखा गया। जो हमारे सेना हो गया, आर्मी हो गई, ये सब जो हमारी जो अच्छे सब्जेक्ट थे उसको रिजर्व में रखा गया। इस पर किसी का हक ना रहे। विदेशी मामले हो गए, रक्षा के मामले हो गए, हमारे रिजर्व में आ गए। और बाकी सारे मामले किस में आ गए, ट्रांसफर, हस्तांतरित सब्जेक्ट में आ गए। अब बाई कैमरल, ऐसा हमने पढ़ा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में कि हमारा सिस्टम कैसा है, बाई कैमरल है। जैसे मैंने बताया था कि हमने कहाँ से पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है, ब्रिटिश से लिया है। तो ये भी यहीं से, इसमें ही ये हमने ब्रिटिश से लेने का मतलब हमने 1935 के इस कानून से लिया। तो आप बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर वुड बी एस्टैब्लिश, द टू हाउसेस वर फेडरल असेंबली, से लोअर हाउस बोला गया, एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट को अपर हाउस बोला गया। द काउंसिल ऑफ स्टेट को अपर हाउस बोला गया। तो आई थिंक मैंने शायद पिछले वीडियो में इनके कुछ कार्यकाल के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इसमें क्या होता है कि इनका कार्यकाल 5 साल रहता है। निश्चित कर लेते हैं कि जो इनका कार्यकाल है वो इनका कार्यकाल दोनों का 5 ईयर कर दिया जाएगा। और इसके पहले अपर हाउस का तो 5 साल रहता है, लेकिन फेडरल असेंबली का 3 साल रहता है, तो इसको बढ़ाकर दोनों को 5 साल कर दिया जाता है। और इनके मेंबर्स को भी क्या करते हैं, इनके नंबर ऑफ मेंबर्स को भी बढ़ाया जाता है। तो लोअर हाउस में जो हमारे मेंबर हुआ करते थे उस टाइम पर 125 हुआ करते थे। इन लोअर हाउस 125 मेंबर हुआ करते थे, बट लोअर हाउस में 125 मेंबर हुआ करते थे, अब कितने हो गए, 375। लोअर हाउस, कमेंट में आप बताइए कि इंडिया का लोअर हाउस क्या है आप लोग। चलिए हम ही बता देते हैं। लोअर हाउस उच्च सदन, लोअर हाउस निम्न सदन, जो हमारी लोकसभा है उसे लोअर हाउस बोला जाता है। और जो हमारी अपर हाउस है वो हमारी क्या है, राज्यसभा। जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स जो वहाँ पर ब्रिटिश में थी, वैसा ही सिस्टम कुछ ऐसा था। और जो हमारा अपर हाउस था उसमें 60 सीट्स थी। 60 सीट्स बढ़कर कितनी हो गई, 260 हो गई, 260 हो गई। एंड 260 में A104
104 इंडियन स्टेट से रहेंगे, मतलब प्रिंसली स्टेट से रहेंगे, एंड 156 कहाँ से रहेंगे, 156 ब्रिटिश इंडिया से रहेंगे। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को हमने बांट दिया। तो इसमें हमारा इस स्लाइड में बताया गया है कि सेंट्रल ने अडॉप्ट कर ली डायरेक्टली और डबल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया और सब्जेक्ट आपस में बढ़ गए और जो स्ट्रक्चर है वो बाई कैमरल हो गया। अब हम अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है इसको कुछ राज्यों ने अपनाया। इसमें बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस, इन लोगों ने अपनाया। और इसमें सबसे बड़ा काम हुआ कि सेपरेशन हो गया किसका, बर्मा का, जो आज मॉडर्न टाइम में क्या है हमारे, पहले बर्मा अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उन्होंने बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया, जो आज का मॉडर्न टाइम में म्यांमार कहलाता है। अब इसमें कुछ बातें हम बात कर लेते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने एक डिमांड की थी अपने 14 पॉइंट में। मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड की थी कि बॉम्बे जो है, बॉम्बे से सिंध को अलग कर दिया जाए, बॉम्बे से सिंध को अलग कर दिया जाए। और इस डिमांड को इसमें पूरा किया गया। जो उन्होंने अपने 14 पॉइंट की रिपोर्ट दी थी उस पॉइंट की रिपोर्ट में बोला गया बॉम्बे से सिंध को अलग कर दिया गया। तो इस एक्ट के थ्रू ये बर्मा का सेपरेशन करते हैं और बर्मा का सेपरेशन करने के साथ साथ ये बॉम्बे और सिंध को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और बिहार और उड़ीसा को डिवाइड कर देते हैं। बिहार और उड़ीसा को आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो इस एक्ट में हमारे इस टाइम पर 11 प्रोविंसेस हो जाते हैं। जो पहले 9 हुआ करते थे वो 11 हो जाते हैं। और 6 प्रोविंसेस क्या होते हैं, बाई कैमरल चीज़ को अपना देते हैं। बाई कैमरल आप समझ सकते हैं, जैसे इस टाइम पर है क्या है हमारे यहाँ विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, वही हमारी क्या है बाई कैमरल नेचर है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, क्योंकि आज मैंने सिर्फ इसी एक्ट को रखा। मैंने ये सोचा कि अगर मैं कुछ और पढ़ाऊँगा, इसमें लेक्चर को लंबा करूँगा तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक टाइम पर हम परफेक्ट चीज़ ही पढ़ें और परफेक्ट पढ़ें। इसके बाद होता क्या है, थोड़ा सा हम आपको पृष्ठभूमि सिखाते हैं। याद करिए आप लोग कि कल हमने पढ़ा था आफ्टर 1858 में क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है हमारा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट बनाया जाता है और वायसराय बनाया जाता है। तो कल मैंने बताया था कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और वायसराय बनाया था। तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हमेशा भी ब्रिटेन में रहता है, इंडिया ये बहुत ही कम आता है। और इसके पास क्या रहते हैं, 15 मिनिस्टर रहते हैं, 15 मंत्री रहा करते थे, इसके मेंबर रहा करते थे। तो जो इसके 15 काउंसिल मिनिस्टर रहते हैं, इस एक्ट में क्या होता है कि इनको बोला जाता है कि अब आप लोग का कोई काम नहीं, अब आपकी जहाँ कौन ले लेंगे, एडवाइजरी कमेटी बन जाएगी। एक लोग क्या बन जाएंगे, एडवाइज़र बन जाएंगे। और इसमें कितने लोग रहेंगे, 6 लोग रहेंगे। तो जो पहले 15 लोग हुआ करते थे, अब वही काम क्या करेंगे, 6 लोग करेंगे। इनका काम भी क्या था कि इनकी सलाह पर ही काम करता था। और जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की ही ऑर्डर पर ये वायसराय को वर्क करना होता था। तो ऐसा अंग्रेज़ों ने सिस्टम बना रखा था, ऐसा कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट क्या करेगा, वायसराय को बताएगा कि क्या आपको करना है। और ये किसके उस पर काम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसका हेल्प करेंगे। तो वायसराय के लिए आप जानते हैं, वायसराय के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करने के लिए थी। तो इसमें क्या हुआ कि 1858 में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, जो पहले 15 हुआ करते थे, उनको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। अब उनकी जगह किसने ले ली, एडवाइज़र ने ले ली। अब हम पढ़ते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ। अब हम समझते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं, जो कुछ आखिरी पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। फेडरल रेलवे अथॉरिटी, जैसा आज भी हम पाते हैं अपने प्रेजेंट भारत में कि आज भी रेलवे किसमें के है, फेडरल, मतलब कि सेंटर के पास है। क्या सेंटर के पास है, नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि जो रेलवे था उस टाइम पर जितने भी हमारे यहाँ उद्योगपति हुआ करते थे उनके पैसे लगे होते, तो उनको कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े लोगों के पैसे लगे होते थे। तो रेलवे को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने लॉ बना दिया। तो एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी बना दी।
जैसे आज रेलवे कह सकते हैं आप, आज रेलवे सेंटर के पास है। इसके बाद हमारा आता है फेडरल कोर्ट सेटअप किया। तो फिर जैसे क्या होते थे, प्रोविंशियल और सेंट्रल के बहुत सारे मतभेद हुआ करते थे, तो उन मसलों को संभालने के लिए, समझाने के लिए क्या किया उन्होंने, सॉल्व करने के लिए फेडरल कोड बनाया, जो आज क्या कहलाती है, इसी का रूप क्या है, दिल्ली में सेटअप किया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग आजकल, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। बैंकों को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की कि बैंक अच्छे से काम करें। तो इन्होंने रिजर्व बैंक बनाया 1935 में। रिजर्व बैंक कब बनाया? 1935 में। इसी एक्ट के साथ रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई। फिर फेडरल पब्लिक कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक कमीशन, इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे हर जहाँ पर आप लोग ने, जैसे हमारा क्या है, UPSSC पेट का है ना, ये भी एक कमीशन है। और UPSC भी जानते हैं आप लोग, यूनियन पुलिस सर्विस कमीशन, इससे IAS बनते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल 315 प्रेजेंट टाइम में, आर्टिकल 315 में UPSC है। तो देखिए कितने सारे फीचर्स हमारे आजकल के इससे मिल रहे हैं। तो होता क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, तो हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो रहता नहीं है। तो यही 1935 वाला कानून है, यही क्या होता है, हमारा देश का कानून बन जाता है। कब तक? जब तक हम लोग कानून बना रहे होते हैं। तो अब आज इस वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं, लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने जैसे बोला था कि हम एवोल्यूशन जो पढ़ेंगे उसको बहुत ही ब्रीफली पढ़ेंगे, और ब्रीफली क्या, जो मैंने इसके मुख्य बिंदु होते हैं उनको मैं लेकर आया। इसके मैंने इतिहास को समझाया, साइमन कमीशन को समझाया, सब चीज़ों को जो समझाया कि जो क्या चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, देश माता पिता से प्रेम करिए, देश की सेवा करिए। जय हिंद, जय भारत। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे अगस्त ऑफ़र के बारे में, साइमन कमीशन अगस्त ऑफ़र के बारे में। ओके, जय हिंद, जय भारत।